अच्छा देखना, हाँ देखना भाई, चल रही थी यूनिट 5 बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे कि विभिन्न जैविक पदार्थ जो हैं उनमें आवश्यक एवं अल्प आवश्यक तत्व, मैंने कुछ बता दिए थे आपको आवश्यक तत्व। तो इसके अलावा देखना एक्चुअली में होता क्या है कि मैं आपको एक चीज बताऊं तो देखना 1 से 34 तक के तत्व जो पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 34 तक के तत्व, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से सीलियम तक के तत्व, कहां तक के, हाइड्रोजन से सीलियम तक के तत्व, इन सभी तत्वों में कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ हैं इसमें एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी के सारे हमारी जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। देखना जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन की बात देख लो, देखो जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम, इन ये तत्व, साथ ही साथ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम और आयोडीन, ये सभी तत्व भी जीवन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि 1 से 34 तक के तत्व होंगे, इनके अलावा भी मोलिब्डेनम और ये भी सारे के सारे तत्व क्या है, जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कुछ तत्व हैं जो उच्च अणुभार रखते हैं। देखना समझना मेरी बात, एक एक चीज, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, ऐसे हाँ उच्च अणुभार वाले जो तत्व हैं, इन तत्वों में ऐसे भी तत्व हैं जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। इन तत्वों की उपयोगिता शरीर के लिए बहुत कम पड़ती है, यानी कि कहने का मतलब इनकी सूक्ष्म मात्रा ही जैविक क्रियाओं के लिए पर्याप्त है, इसलिए ऐसे तत्वों को कहते हैं अल्प आवश्यक तत्व। ये पेपर में आया है एक बार, अल्प आवश्यक तत्व कौन से हैं। कहीं आप गलती से ये लिख के आ जाओ कि कहीं आप गलती से ये मत लिख के आ जाना अल्प आवश्यक तत्व में कि मैडम आपके इस परिभाषा, इस शब्द के अकॉर्डिंग तो ये है, इस शब्द के अनुसार तो ये है कि वे तत्व जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, ये डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। डेफिनेशन है उच्च अणुभार वाले कुछ तत्व जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए पर्याप्त होगी, अल्प आवश्यक तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखना, मात्रा अल्प चाहिए होती है, ठीक है, समझ में आया। देखना आगे एक और क्वेश्चन बनता है यहां से जो पेपर में आता है। देखो हमारा जो शरीर है ना, उसमें जो तत्व हैं, इन तत्वों का संगठन समुद्र की गहराइयों में उपस्थित जो तत्व हैं उनके संगठन के लगभग बराबर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं वो समुद्र की गहराइयों में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, समुद्र की गहराइयों में भी ये तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए यानी कि कहने का मतलब पानी में, समुद्र की जड़ों में कौन नहीं हो सकता, समुद्र के पानी में फ्लोरीन नहीं हो सकता,
उसी प्रकार जैसे समुद्र के पानी में फ्लोरीन प्रेजेंस नहीं है, उसी प्रकार शरीर में भी फ्लोरीन की एब्सेंस है, ध्यान रखना। यानी कि शरीर के अंदर उपस्थित तत्व और समुद्र में उपस्थित तत्व, इन दोनों का संगठन बिल्कुल बराबर है। जैसे फ्लोरीन की मात्रा समुद्र के पानी के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार फ्लोरीन की मात्रा शरीर में भी हानिकारक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहा, क्या कहा, ध्यान रखना, जो तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वो ही समुद्र के पानी में भी प्रेजेंट है, उतनी ही मात्रा में प्रेजेंट है। अतः स्पष्ट है, एक लाइन लिख रही हूं, अतः स्पष्ट है कि परिवार के वृक्ष की जड़ें, परिवार के वृक्ष की जड़ें समुद्र में स्थित हैं। ये आता है पेपर में। आप कैसे कह सकते हो कि समुद्र, परिवार के वृक्ष की जड़ें समुद्र में स्थित हैं? तो आप कह देना, चूंकि जैसा हमारे शरीर में तत्वों का संगठन होता है वैसा ही संगठन समुद्र में भी उपस्थित होता है, समुद्र में भी उसकी वैसी ही प्रेजेंस है। और साथ ही साथ जो तत्व की मात्रा हमारे शरीर में अत्यधिक होती है वैसे ही समुद्र में भी उन्हीं तत्वों की अत्यधिक मात्रा होती है। जैसे फ्लोरीन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार समुद्र के पानी के लिए भी हानिकारक है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार के वृक्ष की जड़ें, परिवार के वृक्ष की जड़ें कहाँ उपस्थित हैं? समुद्र में उपस्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बताती चल रही हूं मैं, जो जो मुझे लगता है पेपर में आ सकते हैं और जो आए हैं। अगला टॉपिक है, उसका नाम है धात्विक पोरफायरिन। धात्विक पोरफायरिन, ठीक है। तो देखना, अगर मैं बात करूं तो धात्विक पोरफायरिन, ध्यान रखना, जंतु जगत, जंतु और वनस्पति, जंतु जगत व वनस्पति जगत दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कह रही हूं मैं? धात्विक पोरफायरिन जंतु जगत व वनस्पति जनक दोनों के लिए ही क्या है? दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। जैसे देखो, जैसे क्लोरोफिल, दोनों में अंतर समझना, जैसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम पोरफायरिन है, वैसे ही हीमोग्लोबिन कौन सा पोरफायरिन है? आयरन पोरफायरिन है। बायो वाले बच्चों आप जानते हैं ना, मैग्नीशियम भी धातु है और आयरन भी धातु है, इसलिए हम कह सकते हैं ये तो किसके लिए, ये तो किसके लिए, वनस्पति जगत के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जंतु जगत के लिए इंपॉर्टेंट है। जंतु जगत में हम लोग भी आते हैं, वनस्पति जगत में पेड़ पौधे ये सब कुछ आते हैं। आपको पता है कि क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों का जीना असंभव है, वैसे ही हीमोग्लोबिन के बिना हम लोगों का यानी कि जंतु जगत का जीना असंभव है। तो खुद सोच सकते हो कि ये दोनों धात्विक यानी कि धात्विक पोरफायरिन जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो क्या होता है, इसमें क्या होती है, 4 पिरोल वलय होती हैं। पिरोल क्या होता है देख लो, इसे कहते हैं पिरोल, इसे कहते हैं पिरोल, ठीक है। ये देखना, चार पिरोल वलय परस्पर संयुक्त बंध के साथ जुड़ती हैं। ये चित्र है इसका, देखो भाई, ये एक पिरोल वलय, ये दूसरी पिरोल वलय, तीसरी पिरोल वलय देखो कैसे जुड़ेगी, देखना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डायग्राम।
ये तीसरी पेरोल वलय है और चौथी पेरोल वलय देख लो कैसे बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसी। ये चौथी पेरोल वलय है। एक पेरोल वलय, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप तब देखोगे हम पेरोल के बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इसे कहते हैं पेरोल वलय। देखो कैसी, ये 4 पेरोल वलय हैं। आपसे कोई हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पूछता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की। ये देखो, ये क्या कहलाती हैं, देखना, नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और देखो बिल्कुल एक 4 पेरोल वलय युक्त एक आपस में जुड़कर एक विशाल संरचना बनाते हैं, जिसे आप कहते हो क्या, जिसे आप कहते हो धात्विक पोरफायरिन, जिसमें एक मेटल होती है और इस मेटल से जुड़े रहते हैं पेरोल, पेरोल के नाइट्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं और मेटल क्या करती है, धात्विक ग्राही की तरह कार्य करती है और नाइट्रोजन क्या करता है, दाता की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक विशाल पेरोल वलय युक्त एक संरचना धात्विक पोरफायरिन कहलाती है। अरे पोरफायरिन ये रही स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, ये रहा कार्बन। मैथेन क्या होता है, मैथेन ये रहा। वैसे ही धात्विक पोरफायरिन ये है जिसमें 4 पेरोल वलय, इसलिए तो बनाया ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर है धात्विक पोरफायरिन की। धात्विक पोरफायरिन, बता तो रही हूँ डेफिनेशन, सुन नहीं रहे। धात्विक पोरफायरिन 4 पेरोल वलय युक्त एक विशाल संरचना है। क्या है, एक विशाल संरचना है जो कि हम क्या करते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो है आपको, ये तो क्या है आपकी धात्विक पोरफायरिन। अगला जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, ये इसलिए नहीं मिटा रही, देखो मैं पहले बता चुकी हूं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं HB के द्वारा और मायोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन मेरा अगला टॉपिक है। देखो ध्यान रखना, दोनों ही आयरन युक्त, आयरन की धात्विक पोरफायरिन है, यानी कि मेटल की जगह पर कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। यानी कि ध्यान रखना, जिसकी संरचना निम्न प्रकार होती है, ध्यान रखना मायोग्लोबिन में एक पोरफायरिन श्रृंखला होती है। क्या होती है, एक पोरफायरिन श्रृंखला होती है जो कि एक ग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन पढ़े हैं, प्रोटीन होते हैं बहुत सारे प्रकार के, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस ग्लोबिन प्रोटीन को कौन सी, ये वाली जो प्रोटीन है इसको कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइड चलोगे तब पढ़ोगे आप प्रोटीन क्या होते हैं, लेकिन यहां तो आपको ये चीजें रटनी पड़ेंगी। मैंने क्या बोला देख लेना एक बार। देखो भाई, मायोग्लोबिन एक पोरफायरिन श्रृंखला होती है जो कि एक ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसमें कि एक हीम समूह होता है। हीम का मतलब है आयरन समूह जिसमें प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं हीम समूह। क्या कहते हैं, हीम समूह। देखना, ग्लोबिन की पेप्टाइड श्रृंखला में ग्लोबिन जो बनती है, ग्लोबिन होती है आपकी कुछ ऐसी, कुछ ऐसी देखो, ये होती है आपकी, एक मिनट रुको, ये ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि बहुत सारी पेप्टाइड श्रृंखलाओं का क्या है, एक समूह है। ध्यान रखना, इसमें पेप्टाइड श्रृंखला में 150 से 160, कितने, 150 से 160 पेप्टाइड समूह होते हैं। कितने, यानी कि इन्हें बोर्ड पे बनाना तो पॉसिबल है नहीं,
लेकिन हम उसका मेन एक प्रोटीन बना सकते हैं जो मैंने बना दिया है, हीम प्रोटीन। ठीक है ना, ये तो दोनों में यूज होगा, ध्यान रखना, मायोग्लोबिन में भी और हीमोग्लोबिन में भी। और ऐसे करके बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती चली जाएंगी और 150 से 160 वलय की एक संरचना बनेगी जिसे कहोगे आप मायोग्लोबिन। क्या कहोगे? मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। देखना, जिसकी प्राथमिक संरचना जीव की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिसकी जैसे कोई जीव है भाई, कोई जीव है, अगर उसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं एमबी के द्वारा, उसमें कोई मायोग्लोबिन, इसमें कोई मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसमें ध्यान रखना मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिक संरचना पर निर्भर करेगी, जीव की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पिरोल की 4 इकाइयां होती हैं। देखो कैसे, ये एक इकाई है पूरी, सेम इससे जुड़ेगी दूसरी इकाई, देखो ऐसे ऐसे करके जुड़ती जाएगी, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। यानी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या होती हैं? क्या होती हैं? एक जैसी 4 इकाइयां होती हैं जिसका अणुभार होता है 64,500। अब बताओ, बोर्ड पे बनाना पॉसिबल है क्या हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को? अगर पेपर में आता है तो केवल आप ये प्रोटीन बना के इसकी समझा देंगे कि हाँ भाई क्या होता है, 64,500 होता है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की 4 इकाइयों में से 2 इकाइयां तो अल्फा इकाई और 2 इकाई होती है बीटा इकाई। अल्फा इकाई और बीटा इकाई का मतलब समझ लो। अल्फा का मतलब होता है अगर पहले कार्बन से कोई श्रृंखला जुड़ती है तो वो तो होती है अल्फा इकाई, यानी कि यहां से कोई जुड़ेगी, यहां से कोई जुड़ेगी और यहां से कोई जुड़ेगी, ऐसे भी तो आएंगी ना, यहां से कोई जुड़ेगी, यहां से कोई जुड़ेगी, तो 2 तो हो गई अल्फा इकाइयां और 2 कौन सी हो गई? बीटा इकाइयां। यानी कि ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की 4 इकाइयों में क्या होती हैं? अल्फा, 2 अल्फा इकाई और 2 बीटा इकाई। फिर से सुन लेना, 150 से 160, 150 से 160 समूह होते हैं इस पेप्टाइड श्रृंखला में। पेप्टाइड श्रृंखला होती है, क्या होती है? एमीन समूह को मिलाकर जो श्रृंखला बनती है वो कहलाती है पेप्टाइड श्रृंखला। तो क्या होता है? पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, उस पेप्टाइड श्रृंखला में 150 से 160 समूह होते हैं जिसकी प्राथमिक संरचना किस पर निर्भर करती है? जीव की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में एक जैसी 4 इकाइयां होती हैं और इन 4 इकाइयों का अणुभार होता है कितना? 64,500। इसमें से 2 इकाई तो जो इससे जुड़ती हैं और इससे जुड़ती हैं वो तो कहलाती हैं अल्फा इकाइयां, और जो 2 इकाइयां इससे जुड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? बीटा इकाइयां। क्या कहलाती हैं? कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है? ये ना, ये तो, अरे पिरोल की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होती है पिरोल की स्ट्रक्चर, समझ में आ गई? और बाकी की सबको जोड़ोगे तो यहां आएगा एक एक, बस। और है क्या है? कुछ है थोड़ी है इसमें। ठीक है, अब देखना, ध्यान रखना एक चीज और, मैं चूंकि इस यूनिट को बहुत दिक्कत सी आती है पढ़ाने में, उसका रीजन है कि हमें पढ़ने पड़ेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते हैं एक्चुअली आपके ये, जिसमें अमीनो भी प्रेजेंट होता है। ऐसा होता है, देखो, अमीनो एसिड, कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा आपका अमीनो और एक से जुड़ा हुआ होगा आपका COOH, और बाकी की स्ट्रक्चर फ्री होती हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं अमीनो एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पे अमीनो एसिड के बारे में बिल्कुल चर्चा पढ़ते हैं, जिसमें एक तो अमीनो होता है और एक होता है एसिड। इस दुनिया में एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और जिसमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ध्यान रखना, NH3 की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होता है, आपको पता होगा, जिनमें लॉन पेयर होता है वो होते हैं क्षारीय समूह। जो क्षारीय समूह होते हैं वो तो होते हैं, क्षारीय गुण जो होता है वो होता है NH3 की वजह से, और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से क्या होता है? एसिडिक समूह। तो मैं क्या बता रही हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखना, इन जो चारों इकाइयां होती हैं मायोग्लोबिन की, देखो हीमोग्लोबिन की जो चारों इकाइयां होती हैं वो तो हैं ही, मायोग्लोबिन की जो चारों इकाइयां होती हैं उनके अमीनो एसिड्स का क्रम
उनके अमीनो एसिड्स का क्रम बिल्कुल हीमोग्लोबिन जैसा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन से अब कहोगे आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है मैडम, तो ये है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि जो हीमोग्लोबिन की चारों इकाइयां होती हैं उनमें जो क्रम होता है अमीनो एसिड्स का, वो क्रम मायोग्लोबिन में बिल्कुल फॉलो नहीं होता, बिल्कुल इसके अपोजिट क्रम होता है। तो ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, समझ में आ गई? देखो ये तो बात थी प्राथमिक संरचना की। 3 संरचनाएं होती हैं, एक तो होती है प्राथमिक संरचना, एक होती है आपकी द्वितीयक संरचना, एक होती है आपकी तृतीयक संरचना। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की होती हैं 3 स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही पेपर में, डेफिनेटली ध्यान रखना। प्राथमिक संरचना होती है उसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की चारों इकाइयों के एमिनो एसिड्स का क्रम एक जैसा नहीं होता, लेकिन इनमें एक समानता भी है कि इनकी तृतीयक संरचना दोनों की बिल्कुल एक जैसी होती है। कैसी होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर इन तीनों की, चारों की कैसी होती है? एक जैसी होती है। ध्यान रखना, जो ध्यान समझना, जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन है अमीनो अम्ल का समूह, और प्रोटीनों का समूह कहलाता है, प्रोटीनों की श्रृंखला कहलाती है पेप्टाइड श्रृंखला। आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कहलाती है, ये सारे मिलकर, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन आपस में जुड़कर बनाते हैं पेप्टाइड श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला बनाते हैं? पेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो ध्यान से समझना मेरी बात, प्राथमिक संरचना में दोनों में अमीनो एसिड्स का क्रम अलग अलग होता है, द्वितीयक संरचना में भी अलग अलग होता है। केवल एकमात्र स्ट्रक्चर है इनकी तृतीयक संरचना, जिसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, इनका ये तृतीयक संरचना बनाने का क्रम बिल्कुल एक जैसा होता है। इसलिए इन दोनों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं। जिंदगी में कभी भी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को अलग अलग पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सेम है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना मैंने क्या कहा, देखो जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है किसमें? मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। मायोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 141, कितने थे अभी आपने देखे थे, 150 से 160, तो इसमें से 141 अमीनो अम्ल, 141 अमीनो अम्ल तो होते हैं अल्फा इकाइयों के। क्या कहा मैंने? 141 अमीनो अम्ल तो क्या होते हैं? अल्फा इकाइयों के, जबकि बीटा इकाइयों में होते हैं 146 अमीनो अम्ल। ये ध्यान रखना है। मायोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन में 141 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो तो होते हैं अल्फा इकाइयों पर जुड़े हुए, और 146 जो होते हैं वो अमीनो अम्ल किस पे होते हैं? बीटा इकाइयों पे जुड़े हुए। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? देखो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ही हीम प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी कि जिनमें आयरन प्रेजेंट होगा। और ध्यान रखना, ये आयरन आपस में पिरोल श्रृंखला से जुड़कर जो वलययुक्त संरचना बनाता है, उनमें जो नाइट्रोजन और आयरन के बीच बंध की प्रेजेंस होगी, वो हमेशा उपसह संयोजक बंध की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी? उपसह संयोजक बंध की प्रवृत्ति होगी। फिर से समझना मेरी बात, क्या कहा है मैंने? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की जो पिरोल युक्त संरचना है, पिरोल वलय युक्त, यानी कि जिनका हीम प्रोटीन, जिसे आप आयरन कह रहे हो, ये हीम प्रोटीन नाइट्रोजन के साथ, पिरोल के नाइट्रोजन के साथ कौन सा बंध बनाते हैं? कौन सा बनाते हैं? उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। और ध्यान रखना, इस हीम का भी पर्सनल नाम है, जिसका नाम है हिस्टिडीन। कौन सा नाम है? इस हीम कहने की वजह से इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और चूंकि इस आयरन का नाम केमिस्ट्री में है हिस्टिडीन, यानी कि ये हिस्टिडीन क्या है?
ये हिस्टिडीन हीम के आयरन परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना लेता है। ध्यान रखना, तो क्या होगा, क्या क्या हुआ? अच्छा, बंद हो गई क्या? अभी सुन रहे हैं क्या? एक बार रिजॉइन कर लो।